डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं ला रहा हूँ रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीके। किसी दो रेसिस्टेंस या तीन रेसिस्टेंस या नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को कैसे हम कनेक्ट करेंगे सर्किट में, और अगर कहीं पर सर्किट में कनेक्टेड है ऑलरेडी तो हम उसका इफ़ेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हमारा वीडियो में इसी बात पर फोकस रहेगा। तो नाउ हम ये देखते हैं, लेट अस सी हाउ मेनी वेज आर देयर टू कनेक्ट रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और तब हम हेडिंग लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स दो तरीके से हम रेसिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो पहला तरीका है सीरीज़ और दूसरा तरीका है पैरेलल। पहला मेथड सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है सीरीज़ और क्या होता है पैरेलल, लेट्स सी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग जितने भी रेसिस्टेंस रहते हैं उसके एक एंड को मान लीजिए ये है, और फिर दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ से शुरू होगा, ये दूसरा रेसिस्टेंस। तो उसी तरह से तीसरा अगर होगा तो फिर यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये सीरीज चला जाएगा। अब ये रेसिस्टेंस R1 होगा रेसिस्टर, और ये रेसिस्टर R2 होगा। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है और R2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, दिस इज द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन। दिस इज द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन। और इसमें पैरेलल में आइए, तो पैरेलल में आने के बाद अब इसमें भी देखते हैं किस तरह से दो रेसिस्टर्स या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं। एक रेसिस्टर्स को यहाँ पर इस तरह से ले लिया जाए और दूसरे रेसिस्टर्स को यहाँ पर ले लिया जाए, तो अब दोनों रेसिस्टर्स का दो एंड हो गया, एक एंड इधर यहाँ और एक एंड यहाँ दूसरा रेसिस्टर का, दूसरे एंड इस तरफ राइट साइड, ये और ये। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं इस तरह से और इस तरह से, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन पैरेलल का। तो ये हो गया रेसिस्टेंस R1, ये हो गया रेसिस्टेंस R2। ठीक है, अब हमारा इसके बाद टारगेट ये होगा कि कोई भी सर्किट में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, हाँ यहाँ पर मैं लिख दूँ, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। दिस इज़ द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। और यहाँ पर दिस इज़ द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज़। ठीक है, नाउ तो अब सर्किट में अगर कहीं पर ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हाउ टू फाइंड द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अब हमारा फोकस इस पर रहेगा कि इनका हम इफ़ेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ़ेक्टिव वैल्यूज इज समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम यहाँ पर लिख दें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। The resistance
which gives the same effect, the same resisting effect in the circuit, in an electric circuit, which is produced by a number of resistances in the circuit। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सीरीज में दो रेसिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में दो रेसिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा। तो हम इस सिंपल कॉम्बिनेशन को, जो कि सीरीज के लिए भी है और पैरेलल के लिए भी है ना, दो से ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल लिया है दो। तो लीस्ट रेसिस्टेंस नंबर में दो लेते हैं सीरीज़ के लिए भी और पैरेलल के लिए भी। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हाउ टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ईच कॉम्बिनेशन। हर एक कॉम्बिनेशन में, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, इसमें उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ का हेल्प लेना है। याद रखिएगा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है। ओम्स लॉ स्टेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, V इक्वल टू IR इन शॉर्ट। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन है फर्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमने बताया था व्हाट इज़ द कनेक्टिंग मेथड ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आइए यहाँ पर दो रेसिस्टेंस लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए और दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यही हमारा कंबाइनिंग मेथड है। ये R1 है और ये R2 है। इस कॉम्बिनेशन का एक्सट्रीम पॉइंट्स में एक तरफ लेफ्ट एंड हुआ और दूसरी तरफ राइट एंड हुआ। इस दोनों पॉइंट को हम एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यस, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया सेल और ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है V वोल्ट, सेल ऑफ PD V वोल्ट। ठीक है, जब ये सप्लाई करता है, जब ये कनेक्ट किया जाता है तो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक करंट मान लिया जाए कि इसमें I पास करने लगा। ठीक है, इसे सप्लाई करते ही ये I करंट पास करने लगा। तो अब हम इस पर गौर करते हैं कि जैसे ही करंट इस कंडक्टर से पास करेगा, जैसा कि हमने कहा कि रेसिस्टेंस उसी कंडक्टर का होता है जो ओमिक हो, तो हम यहाँ रेसिस्टेंस R1 मान चुके हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच जब करंट पास करेगा, यहाँ से यहाँ इस रेसिस्टेंस को पास करेगा, क्रॉस करेगा, तो अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से दिया जाएगा और ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। यहाँ पर भी नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर के लिए चूँकि हम V ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, ये हमारा V है। ठीक है, तो हम यहाँ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा इसके लिए हम V1 मानेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेशन। नाउ PD अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू जो करंट पास कर रहा है I और जो उसका रेसिस्टेंस है R1, दोनों का प्रोडक्ट से दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर R रिप्लेस हो जाएगा किससे, R1 से, ठीक है। R बदल गया R1 से और I तो I ही रहा, ठीक। अब ये I R1 हो गया, ठीक है। चलिए अब PD एंड कहिए, एंड PD अक्रॉस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो फिर वही करंट पास कर रहा है, देख लीजिए जो करंट यहाँ पर आ रहा है पास करके, वही करंट फिर इसमें भी इंटर करेगा R2 से भी, और R2 को भी क्रॉस करता हुआ यहाँ आएगा, और वही करंट फिर यहाँ आने के बाद इसमें आया और चला आया सोर्स में, और सोर्स के लोअर पोटेंशियल पर, और इंटरनली वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा करके फिर सर्किट में रन करने लगा, और ये कंटिन्यू चलता रहता है तब तक जब तक कि ये सेल एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसलिए PD अक्रॉस R2 इक्वल टू I इंटू R2। तो ऊपर की तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं, हेयर R को रिप्लेस किया गया है R2 से, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस बना, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना होगा, तो टोटल PD, इसलिए टोटल PD इक्वल टू टोटल PD जो होगा वो IR1 और IR2 ये दोनों PD का सम होगा। पहला रेसिस्टेंस के अक्रॉस में IR1 और दूसरे रेसिस्टेंस के अक्रॉस में IR2, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में निकल जाएगा, ठीक है। आप I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 यहाँ आ गया। अब सर्किट जो आपका इक्विवेलेंट होगा तब ना आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकालेंगे। तो अब आप चाहते हैं ये हैं कि इस सर्किट में जो दो रेसिस्टर्स यूज़ किए गए हैं R1 R2 रेसिस्टेंसेस के, उनके बदले में आप एक ऐसा रेसिस्टर यूज़ कीजिए जो उतना ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा कर रहा हो जितना ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप इस सर्किट को जगह पे, इस सर्किट की जगह पे एक दूसरा सर्किट को आप इमेजिन कीजिए। मान लिया जाए ये दोनों रेसिस्टेंस को हटाने के बाद एक सिंगल रेसिस्टेंस R लिया और इसको उसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिस सोर्स से पहला सर्किट का कनेक्शन किया गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद ये कनेक्शन करने के बाद ये भी हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से ये करंट को I को सप्लाई करने लगा ये सोर्स, और करंट I सप्लाई कर रहा है, तो ये करंट यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पास करता हुआ यहाँ भी आया, और फिर आने के बाद ये सर्कुलेट करता हुआ यहाँ आया, और पहले की तरह फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हुआ, और फिर ये कंटिन्यू करता रहा सर्कुलेशन को, ठीक है। तो जो सर्किट ये था अब वो सर्किट एक सिंगल सर्किट में ये बदल गया, सिंगल रेसिस्टेंस रखने वाले में बदल गया। अच्छा ठीक है, सिंगल में बदल गया। तो जो करंट I पास कर रहा है रेसिस्टेंस R से, तो वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यानी R के अक्रॉस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करेगा। तो जो करंट पास कर रहा है I और जो रेसिस्टेंस R है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर, तो लिखेंगे कि एंड या बट PD अक्रॉस R इक्वल टू IR, ठीक है। ये R दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेयर R क्या है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। तो R1 और R2 के बदले में ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, और इसलिए अब आप जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताया था कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस IR1 प्लस IR2 है, जो कि IR1 प्लस R2 है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अब इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो R के अक्रॉस में बन रहा है इसके इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि सोर्स तो वही है। तो जो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ पर भी प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर IR इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2, ठीक है। I को कैंसिल कर लीजिए, अगर I को कैंसिल कर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सीरीज़ में कनेक्टेड रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू दे देगा। अब जैसे अगर किसी सीरीज़ में R1 और R2 जो आपने यूज़ किया है उसमें R1 के बदले 5 ओम लेंगे और R2 के बदले 10 ओम लेंगे, तो दोनों मिल करके कितना एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में करंट को,
तो 10 + 5 15 ओम का रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है करंट को। तो इक्विवेलेंट जब रेसिस्टेंस लेंगे तो उन दोनों को हटा देंगे और दोनों को हटाने के बाद एक सिंगल रेसिस्टेंस 15 ओम का ले लेंगे सर्किट में। ठीक है, यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस रहा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस के लिए आप इसी तरह से आप ले सकते हैं। तो लाइक दिस, फॉर मोर रेसिस्टर्स R = R1 + R2 + R3 + so on, जितना ज़्यादा रहता है उतना। अब आइए पैरेलल में कैसे हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने का ये तो देख ही चुके हैं, लेकिन कनेक्ट करने के बाद उसका इक्विवेलेंट क्या होगा हमें ये देखना है। ठीक है, तो पैरेलल में हम यहाँ पर कनेक्शन दिखला दें एक बार फिर, जो मैंने पहली बार लिया था। लीजिए 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टेंस यहाँ लीजिए और लेने के बाद ये R1 ले लीजिए और दूसरा रेसिस्टेंस आप यहाँ लीजिए। ठीक है, और लेने के बाद R2 यहाँ ले लीजिए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करने के बाद इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए, वही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपके सीरीज में था। ठीक है, इसके लिए दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेसिस्टेंस आपको मान लीजिए R1 दे रहा है और ये रेसिस्टेंस मान लीजिए R2 दे रहा है। ठीक है, सोर्स ये भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रहे हैं उस अप्लाई की वजह से यहाँ से करंट जो सप्लाई होना शुरू होगा I, तो ये करंट यहाँ पर पहुँचते ही डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इसमें चला जाएगा, ऊपर वाले रेसिस्टेंस से होकर पास करेगा, और कुछ करंट जो बचेगा वो R2 दूसरे रेसिस्टेंस से होकर के पास करेगा और फिर दोनों आकर के वहाँ मिलेगा जहाँ दोनों रेसिस्टेंस का जंक्शन है, ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो अब वहाँ पर मिलने के बाद फिर दोनों मिलने के बाद क्या होगा, वहाँ से दोनों मिल करके वो I बन जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर बंटवारा हुआ था एक इधर और एक इधर, वो दोनों यहाँ आकर के मिल गया और मिलने के बाद फिर इस सर्किट को पूरा करते हुए यहाँ आया लोअर पोटेंशियल ऑफ द सोर्स के पास और इंटरनली वो लोअर टू हायर पोटेंशियल पहुँच गया, जो कि फिर सर्कुलेशन के लिए रीज़न बनता है। अब ठीक है, इसी सर्किट को हम चाहते हैं ना कि इस सर्किट में जो 2 रेसिस्टेंस हैं यूज्ड उनको हटा दें और हटाने के बाद एक सिंगल रेसिस्टेंस को हम यूज़ करें। जो भी सिंगल रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे वो रेसिस्टेंस भी उतना ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा करे जितना दोनों मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए R1 और R2 को आपने हटा दिया और तब इनको दोनों के बदले में एक सिंगल रेसिस्टेंस आपने प्रोवाइड किया सर्किट में, और वो सर्किट अब यह सर्किट हो गया जैसे ये। ठीक है, यही PD आप यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। ठीक है, वही करंट I यहाँ पर पास करेगा R। तो अब आपको इस R का वैल्यू चाहिए क्योंकि यही R आपके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सुना, हम यहाँ पर याद दिला दें, अगर करंट यहाँ पर आने के बाद ये सप्लाई के जो सोर्स है वहाँ से करंट I निकलने के बाद जब इस जंक्शन पर आया था तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। उन दोनों हिस्सों में एक करंट का वैल्यू I1 ले लीजिए और दूसरे करंट का वैल्यू I2 ले लीजिए। ठीक है, तो एक का I1 और एक का I2। I1 R1 रेसिस्टेंस से होकर पास करने वाला करंट हो गया और I2 R2 रेसिस्टेंस से होकर पास करने वाला करंट हो गया। ठीक है, तो अब आइए, तो नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ PD अक्रॉस R1 कितना बन जाएगा, तो I1 टाइम्स R1 है ना, और PD अक्रॉस R2 कितना बन जाएगा, I2 R2। ठीक है, अब ये PD अगर इतना बन गया है तो ये PD उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस है जो सोर्स के अक्रॉस में अप्लाई किया गया है। ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, दोनों यहाँ पर एंड पॉइंट रखता है, एक यहाँ एंड पॉइंट रखता है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने सप्लाई के टर्मिनल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये सप्लाई सोर्स है,
है ना, सोर्स है, तो सोर्स के इन टर्मिनल्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो याद रखिए, अगर बीच में और कोई कंडक्टर नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप सर्किट में देख रहे हैं कोई नहीं ही है, तो बीच में अगर कोई कंडक्टर नहीं है, ओमिक कंडक्टर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस में डेवलप होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो अप्लाई किया जा रहा है, V इसके बराबर। तो इसलिए अब यहाँ पर हम I1 और R1 जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो किसके अक्रॉस में डेवलप हो रहा है, I1 और R1 अक्रॉस में, किसके अक्रॉस में डेवलप हो रहा है, तो R1 के अक्रॉस में। अब ये मान लीजिए अगर R1 के अक्रॉस में डेवलप हो रहा है तो R1 के लिए क्या हो गया, ये V हुआ। चलिए यहाँ पर को हम एक बार कंबाइन कर देते हैं, बट रीज़न यहाँ दे देते हैं, बट I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू V, ये होगी बात, है ना। तो अब इसलिए आप कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू V बाई R1 एंड I2 इक्वल टू V बाई R2, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है, अगर I1 और I2 को हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, I1 और I2 को ऐड करने से हमें फिर वही मिलेगा जो करंट सप्लाई किया गया था सोर्स के ज़रिए। तो सोर्स ने कितना करंट सप्लाई किया था, I, तो I लिख दिया, ठीक है। तो अब आइए और I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू यहाँ पर आपने लिखा V बाई R1, तो ये लिख दीजिए V बाई R1, और I2 का वैल्यू यहाँ पर आपने पाया था V बाई R2, तो ये वैल्यू आप V बाई R2 यहाँ लिख दीजिए। बट I का वैल्यू क्या पाएंगे, अब I का वैल्यू पाने के लिए आप इस सर्किट में आइए और कहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस R, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, उसके एक्रॉस में जो डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो इस करंट I और इस रेसिस्टेंस R के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इससे आप I का वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन कब, जब वो मालूम होगा तब ना कि ये प्रोडक्ट कितना है। यस, प्रोडक्ट तो उतना ही होना चाहिए जितना ये सप्लाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना सप्लाई कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई कर रहा है, V वोल्ट। इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही होना चाहिए। तो I R इक्वल टू V, तो I इक्वल टू कितना, V बाई R, ठीक है। यस, तो अगर ऐसा करते हैं तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई करने के दौरान ये आप LHS में V को कॉमन ले लेंगे, और V को कॉमन लेने के बाद अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे 1 बाई R प्लस 1 बाई R2 और इक्वल टू V बाई R। तो अब ये V और ये V बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा, तो कैंसिल होने के बाद बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R जी। तो जो दो रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में कंबाइंड है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये आपके पास एक टूल हो गया, फार्मूला हो गया, मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। ज़्यादा रेसिस्टेंस अगर रहता है तो आप ज़्यादा रेसिस्टेंस को इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप जानिए कि फॉर मोर रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस सो एंड सो इक्वल टू किसके, एक सिंगल रेसिस्टेंस जो जा रहे हैं उसके रिवर्स के। यस, तो रेसिप्रोकल रेसिस्टेंसेस का सम इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का पैरेलल में, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया होगा। अब यहाँ तक समझने के बाद कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो एक बार मैं दोहरा दूँ और उसी के साथ ये वीडियो मैं ओवर करूँगा, और आपके लिए एक टास्क रह जाएगा कि आपके पास जो भी बुक्स होंगे उसमें आप जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स को इन टॉपिक पर बेस्ड पाएँ, और पाने के बाद डिसाइड कर लें कि वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, और डिसाइड करते हैं उसे सोल्व करें, है ना। अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपका सक्सेस आपका इसी से पता चल जाएगा कि अप टू व्हाट लेवल, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ रिमार्क्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ। रिमार्क्स, पहला, सीरीज में आपने देखा होगा कि करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है इन सीरीज। इलेक्ट्रिक करंट
remains the same and potential difference PD is divided into डिफरेंट PDs, डिफरेंट अलग अलग PD में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बट इन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड into different parts and PD remains the same. PD remains the same, ठीक है। दूसरी बात, as इन पैरेलल में आपने पाया 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R। तो अब आप इससे कह सकते हैं कि R1 R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 इक्वल टू 1/R। तब इसके वजह से R इक्वल टू आपके पास R1 R2 रेसिप्रोकल करने पे R1 R2 न्यूमरेटर बन जाएगा और R2 प्लस R1 डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी पैरेलल के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन 2 ही के लिए आप याद करेंगे तो अच्छा है। 3 4 में तो आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। 2 के लिए बहुत ही सुटेबल और फिट है, इसमें जल्दी ही आपको वैल्यू मिल जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसमें अब पॉइंट नंबर 3 में एक बात मैं याद दिला दूं, जो आपसे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था रेसिस्टिविटी, उसके बारे में। रेसिस्टिविटी के बारे में बता दूं, रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल सेम है तो फिर रेसिस्टिविटी उसका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स द सेम, वो बदलता नहीं है, ठीक है। यस, चाहे उसको सर्कुलर फॉर्म में रखिए, चाहे उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखिए, चाहे उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखिए, वो वही रहेगा, ठीक है। उसके मटेरियल वही हैं, इसलिए रेसिस्टिविटी वही है। लेकिन याद रखिए रेसिस्टेंस बदलता है, बट रेसिस्टेंस depends on the shape, depends on the geometrical shape of conductor, geometrical shape of conductor। यस, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक जो आपको समझना था आप समझ चुके होंगे, और यही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर अब मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। सो प्रोसीड एंड टेस्ट योर सेल्फ।